गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक थर्ड विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर के बारे में अध्ययन चल रहा है। इसके अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण से संबंधित 3 सिद्धांत बताए गए थे कि एक आपका था टंक समता सिद्धांत, सेकंड क्रय शक्ति समता सिद्धांत और थर्ड है भुगतान संतुलन सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, जिसमें आज का जो टॉपिक है आपका वो क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जो कि काफी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जो कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान पर प्रचलित है। प्रत्येक देश की खुद की अपनी अपनी करेंसी है और प्रत्येक देश अपनी वस्तु का निर्यात करके उसके बदले में जो भुगतान प्राप्त करेगा वो भुगतान उसे अपनी मुद्रा में ही होना चाहिए। इसके लिए विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है कि कितने रुपए देकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए, उससे संबंधित चर्चा की जा रही है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जॉन व्हीटले ने जो है 1802 में उनकी पुस्तक रिमार्क्स करेंसी एंड कॉमर्स, रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स में इन्होंने शुरुआत की, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय गुस्ताव केशल को जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। आज गुस्ताव केशल के द्वारा दी गई परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए आप लोग, क्रय समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत लिख लो। समता सिद्धांत, इस सिद्धांत को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिए। स्टार्ट करने का काम जॉन व्हीटले ने किया, बाद में विलियम प्लैंक ने भी इसको स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया था। डेविड रिकॉर्डर ने इसे वैज्ञानिक रूप में अपनी विचारधारा देकर आगे बढ़ाया और इसे आगे बढ़ाने का, उस पर जोर देने का काम, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है गुस्ताव केशल को। गुस्ताव केशल ने इसे आगे बढ़ाया। तो गुस्ताव केशल के अनुसार विनिमय दर की परिभाषा के बारे में देखेंगे कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। इसके अंतर्गत लिखिए, दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर, दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर, क्योंकि जो विनिमय दर का निर्धारण होगा वो दो देशों की मुद्राओं के बीच में होता है। तो गुस्ताव केशल के अनुसार दो देशों की मुद्राओं या दो देशों के मध्य विनिमय दर उन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति खरीदने की जो शक्ति होती है मुद्रा में, वो आंतरिक क्रय शक्ति कहलाती है। और आंतरिक का मतलब होता है उस देश के अंदर जो वस्तु खरीदने की वैल्यू होती है वो आंतरिक क्रय शक्ति कहलाती है। तो आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करता है, के भागफल पर निर्भर
दी है वो ये कहते हैं कि दो मुद्राओं के मध्य जो दो देश हैं वो दो मुद्राओं की, दोनों देशों की अलग अलग मुद्राएं होती है, तो दो देशों की दो मुद्राओं के मध्य जो विनिमय दर है उस विनिमय दर का निर्धारण उन दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करता है। दोनों देशों की जो मुद्राओं की जो आंतरिक क्रय शक्ति होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होती है। जैसे भारत में कोई वस्तु 80 रुपए में मिलती है, भारत में कोई वस्तु 80 रुपए में मिल रही है और अमेरिका में वही वस्तु $1 में मिल रही है, $1 में मिल रही है वही वस्तु, तो इसकी विनिमय दर का जो निर्धारण होगा वो होगा $1 बराबर 80 रुपए। दोनों देशों में दोनों वस्तुएं समान हैं, सिर्फ इनकी कीमतें उस देश के अंदर अलग अलग है। भारत में वो वस्तु 80 रुपए में मिल रही है, अमेरिका में वो वस्तु $1 में मिल रही है। कहने का मतलब दोनों की विनिमय दर जो होगी $1 बराबर 80 रुपए होती है। तो ये जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो कि गुस्ताव केसल के द्वारा दिया गया है उसमें उन्होंने इस सिद्धांत के दो रूप बताए हैं। दो रूप, एक तो बताया है निरपेक्ष रूप और एक बताया है सापेक्ष रूप। उन दोनों रूपों के बारे में चर्चा की जाएगी और उसका विसूत्र बताया जाएगा। तो ये जो परिभाषा दी है गुस्ताव केसल ने, इसके अनुसार अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान के अंतर्गत किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य आवश्यक और अंतिम रूप से उस देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू क्रय शक्ति पर निर्भर करता है, यानी कि आंतरिक क्रय शक्ति पर डिपेंड करता है। ये इस परिभाषा का सारांश रूप में जो है विभिन्न अर्थशास्त्र के द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत सारांश रूप में था, लेकिन आपको विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह परिभाषा याद न करके जो मैं गुस्ताव केसल के द्वारा दी गई परिभाषा है उसको ही ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अंतर्गत दोनों देशों की मुद्राओं के मध्य जो विनिमय दर है उन दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर जो है निर्भर करती है विनिमय दर। इसके अंतर्गत ये परिभाषा आप लिख लीजिए। इसके बाद क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष स्वरूप पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को दो स्वरूपों में बताया गया है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष स्वरूप। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष स्वरूप, सापेक्ष स्वरूप भी पढ़ेंगे और निरपेक्ष स्वरूप के बारे में देख रहे हैं। जब निरपेक्ष स्वरूप की बात करेंगे तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष स्वरूप ये स्पष्ट करता है कि दो देशों में जो विनिमय दर है वो सामान्य रूप से उनकी आंतरिक क्रय शक्ति के अनुरूप होती है, जो कि मैंने आपको परिभाषा में ही बता दिया। दोनों देशों की आंतरिक क्रय शक्ति के रूप में परिभाषित होती है या उसके अनुरूप होती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मैंने आपको भी एक उदाहरण बताया था, एक और उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। मान लीजिए पाकिस्तान में एक प्रतिनिधि वस्तुओं की कीमत कितनी है, 80 रुपए है। एग्जाम्पल बताया है इन्होंने कि एक प्रतिनिधि की वस्तुएं हैं, इसमें आप इनको नाम भी दे सकते हो वस्तुओं को, या एक प्रतिनिधि की मान लो पाकिस्तान में उसकी कीमत कितनी है, 80 रुपए। किसकी? एक प्रतिनिधि वस्तुओं की जो कीमत है वो 80 रुपए है। जबकि अमेरिका जो है, अमेरिका में उस वस्तु की कीमत कितनी है, $1
डॉलर। दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति, पाकिस्तान की आंतरिक क्रय शक्ति 80 रुपए है और अमेरिका की आंतरिक क्रय शक्ति एक प्रतिनिधि वस्तु के रूप में $1 है। इस प्रकार जो है यदि विनिमय की चालू दर 80 रुपए बराबर $1 निश्चित हुई है तो वस्तुओं की कीमत किसी भी देश में उतनी ही होगी, अर्थात समान ही होगी एवं विनिमय दर क्रय शक्ति समता बिंदु पर होगी। इस प्रकार जो विनिमय दर का जो निर्धारण है वो एक प्रतिनिधि वस्तु के रूप में $1 बराबर 80 रुपए है। कौन सी वस्तु के संदर्भ में? एक प्रतिनिधि वस्तु के संदर्भ में। पाकिस्तान में 80 रुपए और अमेरिका में $1। इसको निम्न सूत्र के द्वारा बताया गया है, जो कि अपन सूत्र लिखेंगे। सूत्र में आप लिखिए, पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ। निरपेक्ष स्वरूप में जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र के बारे में आपको बताना होगा। विनिमय दर बराबर इक्वल का निशान, जो विनिमय दर होगी वो किसके बराबर होगी? देश X में चलन की इकाई अपॉन देश Y में चलन की इकाई। देश X में चलन की इकाई, दो देश दिए हुए हैं X और Y। देश Y में चलन की इकाई, दो देश लेंगे इसलिए यहाँ पर दोनों देशों के नाम X और Y से संबोधित किया हुआ है। तो विनिमय दर बराबर देश X में चलन की इकाई अपॉन देश Y में चलन की इकाई। क्यों? क्योंकि दोनों देशों में जो चलन की इकाई होगी वो अलग अलग होगी। जैसे अगर अपन यहाँ पाकिस्तान मानते हैं तो यहाँ रुपया आ जाएगा, और अगर अमेरिका मानते हैं Y को तो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। इस प्रकार Y देश में आंतरिक क्रय शक्ति अपॉन Y देश में आंतरिक क्रय शक्ति, आंतरिक क्रय शक्ति जो आपका Y देश होगा उस देश में देश की वस्तु की कीमत कितनी है देश के अंदर, और नीचे होगा X देश में आंतरिक क्रय शक्ति, जो कि आपका X देश होगा, वहां पर उस वस्तु की कीमत क्या है। ये आपका फॉर्मूला है निरपेक्ष स्वरूप में, इसको नोट डाउन कर लेना। X देश में चलन की इकाई अपॉन Y देश में चलन की इकाई बराबर Y देश में आंतरिक क्रय शक्ति अपॉन X देश में आंतरिक क्रय शक्ति। इस प्रकार इस सूत्र में जो उपयुक्त सूत्र आपको बताया हुआ है, इस सूत्र में दाईं ओर का पक्ष विदेशी विनिमय दर को बताता है। ये जो दाईं ओर का पक्ष है जो कि आंतरिक क्रय शक्ति से संबंधित है, ये आपको क्या बताएगा? विदेशी विनिमय दर को बताता है। जहां Y देश की मुद्रा की विदेशी, Y देश को जो है विदेशी मुद्रा माना गया है, विदेशी देश माना गया है, और X देश को स्वदेशी यानी खुद का देश माना गया है। तो Y देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा, क्योंकि जो Y देश है वो विदेशी देश है। अमेरिका अगर अपन यहाँ लेते हैं तो अमेरिका आपका Y देश है जो कि विदेशी है, पाकिस्तान जो लेते हैं वो X देश है जो कि खुद का देश है। निरपेक्ष स्वरूप के अंतर्गत क्या होगा? निरपेक्ष स्वरूप, क्योंकि निरपेक्ष स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो निरपेक्ष स्वरूप के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण घरेलू मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति, घरेलू मुद्रा जो उस देश की अंदर मुद्रा की क्रय शक्ति होगी वो के द्वारा होता है। दो विभिन्न मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात को ही क्रय शक्ति समता कहते हैं। ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में जो आंतरिक क्रय शक्ति होगी वही आपकी क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत ये सिद्धांत ये बताता है कि जब व्यापार करने वाले देशों को मुद्रा की क्रय शक्ति
विनिमय दर भी कैसे रहेगी, संतुलन में रहती है। क्यों? क्योंकि $1 बराबर 80 रुपए, चाहे आप भारत से खरीदिए, चाहे आप पाकिस्तान से खरीदिए, चाहे आप अमेरिका से खरीदिए, दोनों की मुद्रा की जो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण हुआ है वो हुआ है $1 बराबर 80 रुपए। तो दोनों देशों में जो विनिमय दर होगी वो कैसी होगी, समान ही होगी। क्रय शक्ति समता का निरपेक्ष स्वरूप इस मान्यता पर आधारित है, अगर इस पर घुमा फिरा के बात करते हैं तो इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व में व्यापार के द्वारा प्रत्येक देश में वस्तुओं की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। कि विश्व व्यापार जब किया जाता है तो चाहे आप कहीं से भी वस्तु खरीदो, अगर आप पाकिस्तान से खरीद रहे हो तो 80 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप अमेरिका से खरीद रहे हो तो $1 देना पड़ेगा। तो इन दोनों की दर जो होगी वो कैसी होगी, समान होगी, अतः कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष स्वरूप कहता है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके अंतर्गत निरपेक्ष स्वरूप देखने में सरल लगता है, परंतु व्यावहारिक रूप से ये जो है महत्वहीन है, इसका कोई भी ज्यादा इतना महत्व नहीं माना जाता, क्योंकि ये आंतरिक मूल्यों के केवल निरपेक्ष स्तर को ही मापता है। निरपेक्ष स्तर जो कि निरपेक्ष रूप के अंतर्गत आता है उसको ही ये मानता है। इसके अलावा सापेक्ष मूल्यों की अवहेलना करता है, यानी कि सापेक्ष मूल्यों को इसने जो है ध्यान ही नहीं दिया, जबकि दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना चाहिए, जिसमें निरपेक्ष स्वरूप और सापेक्ष स्वरूप दोनों ही आते हैं। किसी एक चीज की जब अवहेलना की जाती है तो उस स्वरूप का जो महत्व है वो कम हो जाता है। ये विदित है कि मुद्रा के मूल्य को केवल निरपेक्ष आधारों पर ही नहीं मापा जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि दो देशों में जिन वस्तुओं का उत्पादन एवं क्रय किया जाता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जिनको खरीदा जाता है, उनके गुणों में भिन्नता रहती है। कहने का मतलब आप जो एक्स देश से यानी कि पाकिस्तान से जो वस्तु खरीद रहे थे और जो अमेरिका से जो वस्तु खरीद रहे थे, दोनों की वस्तुओं की कीमतें तो $1 बराबर 80 रुपए होने के आधार पर समानता को बताती है, लेकिन दोनों देशों में जो वस्तुएं बनाई गई है वो दोनों देशों में वस्तुओं की क्वालिटी या उसके गुण कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं। तो गुणों में भिन्नता रहती है, अतः दो देशों की वस्तुओं के मूल्य में समानता स्थापित करना संभव नहीं है। कि जब वस्तु की क्वालिटी में ही परिवर्तन होगा तो वस्तु की कीमत में भी समानता कैसे हो सकती है। अतः इन दोषों को दूर करने के लिए जो है गुस्ताव केसल ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत के सापेक्ष स्वरूप को भी स्पष्ट किया है, जो कि नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार आपका क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष स्वरूप में कुछ कमियां या कुछ दोष रहते हैं, उन दोषों को सापेक्ष स्वरूप में दूर किया जाएगा और इसमें सिर्फ y देश में आंतरिक क्रय शक्ति, x देश में आंतरिक क्रय शक्ति, कहने का मतलब दोनों देशों की आंतरिक क्रय शक्ति की समानता पर आधारित निरपेक्ष स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है। इस फॉर्मूले को आप लिख लो, फिर नेक्स्ट जो है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का सापेक्ष स्वरूप करेंगे। गुस्ताव केसल के द्वारा क्रय शक्ति समता सिद्धांत का सापेक्ष स्वरूप जो प्रस्तुत किया गया है उसके अंतर्गत निरपेक्ष स्वरूप की जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, ताकि ये सिद्धांत दोनों स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए या दोनों स्वरूपों को काम में लेते हुए इसका महत्व बरकरार बना रहे। इसके अंतर्गत गुस्ताव केसल द्वारा प्रतिपादित क्रय शक्ति समता सिद्धांत का सापेक्षिक स्वरूप उपयुक्त यानी जो अपन ने निरपेक्ष स्वरूप पढ़ा था उस निरपेक्ष स्वरूप के संतुलन दृष्टिकोण से भिन्न है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अंतर तो होना निश्चित है, दोनों सेम ही हो जाएंगे तो फिर मतलब क्या है, नए स्वरूप को देने का। तो सापेक्षिक स्वरूप में विनिमय दर के परिवर्तनों को
ज्ञात करने के लिए आंतरिक क्रय शक्ति के परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है कि जो विनिमय दर है, इस विनिमय दर में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए आंतरिक क्रय शक्ति में जो परिवर्तन होते हैं, आंतरिक क्रय शक्ति में परिवर्तन होंगे तभी तो विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं। तो आंतरिक क्रय शक्ति के परिवर्तनों का पता लगाया जाता है या उनको ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए पहले किसी पूर्व अवधि की दर को संतुलन दर मान लिया जाता है। मतलब जिस प्रकार से आधार वर्ष मान लिया जाता है और आधार वर्ष में वस्तु की कीमतें में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, कीमतें कैसी रहती है, स्थिर रहती है, तो वहां पर उस वर्ष वस्तु की कीमतों को 100 के आधार पर मान लिया जाता है। तो इसमें भी जो है विनिमय की दर को किसी पूर्व अवधि की दर के संतुलन के अनुसार मान लिया जाता है तथा फिर देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर संतुलन दर में होने वाले परिवर्तनों की गणना की जाती है कि जब आंतरिक दोनों देशों की आंतरिक क्रय शक्ति में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के आधार पर ही जो संतुलन की विनिमय दर होगी उसमें भी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो परिवर्तन होगी विनिमय संतुलन दर की, वो विनिमय संतुलन दर की परिवर्तन किस आधार पर होगी, दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के आधार पर उसमें परिवर्तन होगा, तो उसमें परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। इसको सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। इस आधार पर नई विनिमय की संतुलन दर ज्ञात की जाएगी, जो कि मैं आपको अभी सूत्र के द्वारा और एग्जाम्पल देके बताऊंगी, और इससे आंतरिक क्रय शक्ति में परिवर्तन होने से नई संतुलन दर में परिवर्तन कैसे होता है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अतः सार्वभौमिक या सापेक्षिक रूप से इस सिद्धांत का उद्देश्य दो देशों के बीच साम्य का पता लगाना नहीं होता है कि दो देशों के बीच साम्य दर का निर्धारण कहाँ पर हो रहा है। ये सापेक्षिक स्वरूप के अंतर्गत इस चीज को पता लगाना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर तो जो पहले से निर्धारित साम्य दर है उसमें परिवर्तन की दिशा या मात्रा का पता लगाना होता है कि पहले संतुलन की दर ये थी और अब संतुलन की दर बदलकर ये हो गई है। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब जो संतुलन विनिमय दर पहले की होगी, उस संतुलन दर में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन किस दिशा में हुआ है, मतलब धनात्मक या जो है ऋणात्मक के रूप में या वृद्धि या कमी के रूप में हुआ है। इसे सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के सापेक्षिक स्वरूप के सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र लिखिए इसमें विनिमय दर बराबर विनिमय दर बराबर आधार वर्ष जो कि मैंने आपको बताया जिसमें कीमतों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, उस वर्ष को आधार वर्ष लेकर वस्तु की कीमत को 100 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आधार वर्ष की विनिमय दर, आधार वर्ष की विनिमय दर बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो आधार वर्ष की विनिमय दर होगी वो आपको यहाँ पर दी भी होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। आधार वर्ष में देश का कीमत सूचकांक, आधार वर्ष में देश का कीमत सूचकांक अपॉन चालू वर्ष में देश का कीमत सूचकांक। आधार वर्ष जो लिया जाएगा उस समय देश का कीमत सूचकांक क्या था, चालू वर्ष जो कि वर्तमान की बात करेंगे उस समय देश का कीमत सूचकांक क्या है, ये दोनों चीजें ये है, इनटू
में अपॉन करो विदेशी कीमतों का सूचकांक किसमें चालू वर्ष में अपॉन विदेशी कीमतों का सूचकांक आधार वर्ष में। विदेशी कीमतों का सूचकांक आधार वर्ष में। यह आपका सापेक्षिक स्वरूप का फॉर्मूला है, सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा ही किया जाएगा स्पष्ट। इसके अंतर्गत आधार वर्ष में देश का कीमत सूचकांक, आधार वर्ष की जो विनिमय दर होगी वो भी यहाँ बताई जाएगी। आधार वर्ष में देश का कीमत सूचकांक अपन चालू वर्ष में देश का कीमत सूचकांक, चालू वर्ष जो वर्तमान समय की बात करेंगे, विदेशी कीमतों का सूचकांक चालू वर्ष में और विदेशी कीमतों का सूचकांक जो कि आधार वर्ष में, जो कि 100 के बराबर माना जाता है। स्पष्टीकरण करते हैं उदाहरण के द्वारा। मानव वर्ष आधार वर्ष, और आधार वर्ष कौन सा है 2012 में भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर 1 रुपया बराबर 20 सेंट थी। 1 रुपया बराबर कितनी थी 20 सेंट। यह आधार वर्ष की विनिमय दर दी हुई है। अपॉन वर्ष दिया हुआ है 2012 आधार वर्ष, आधार वर्ष 2012 लिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं तथा दोनों देशों की कीमत का सूचकांक 100 है। अब जो आधार वर्ष है उन दोनों देशों की कीमतों का सूचकांक क्या है 100 है। तो यहाँ पर भी आप 100 मान लो, इनटू यहाँ पर भी हम 100 मानेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आधार वर्ष है और यहाँ पर भी आधार वर्ष है, और आधार वर्ष को मैंने बता दिया आपको 100 मान कर सकते हैं, जो कि 2012 में है। अब चालू वर्ष में, चालू वर्ष आपका कौन सा है 2013, जो कि वर्तमान वर्ष लिया हुआ है चालू वर्ष 2013। चालू वर्ष 2013 में भारत में कीमतों का सूचकांक बढ़कर 400 हो जाता है। भारत में कीमतों का सूचकांक बढ़कर कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर 400 आ जाएगा। और जो अमेरिका है जो कि विदेशी देश है, वहां पर कीमतों का सूचकांक जो है कितना है 200, तथा अमेरिका में सूचकांक बढ़कर कितना हो जाता है 200। तो यहां पर देखो इस परिवर्तन से अमेरिका की कीमतों का सूचकांक बढ़ा, भारत की कीमतों का सूचकांक बढ़ा। इन दोनों के सूचकांक के बढ़ने से यहाँ पर क्या परिवर्तन आएगा इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 0 1 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इस 2 0 से 2 0 हो गई, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो 2 आ गया, अर्थात 20 सेंट इंटू 1/2, इससे ये कटा तो 10 सेंट आ जाएगा। अब हो जाएगा आपका 1 रुपया बराबर 10 सेंट। पहले हम 1 रुपया देकर 20 सेंट प्राप्त कर रहे थे, अब हमारे देश की कीमतों का सूचकांक बढ़ गया, और बढ़ा कितना है 4 गुना हो गया, 400 हो गया। अमेरिका का 2 गुना हुआ है, तो विनिमय दर जो आपकी 1 रुपये बराबर 20 सेंट थी वो घटकर 1 रुपया बराबर 10 सेंट आ जाएगी। इसका कारण यह है कि भारत में चालू वर्ष में कीमतों का सूचकांक अमेरिका की तुलना में 2 गुना बढ़ा है। ये 200 हुआ है, ये 400 हुआ है, यानी अमेरिका से कितना गुना बढ़ गया है 2 गुना बढ़ गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत के रुपए की कीमत कम हो गई है। पहले हम 1 रुपया देकर 20 सेंट प्राप्त कर रहे थे, 1 रुपया देकर 20 सेंट प्राप्त कर रहे थे, अब 1 रुपया देकर 10 सेंट ही प्राप्त करेंगे। पहले भी हमें 1 रुपया देना पड़ रहा था, अभी भी हमें 1 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे सेंट की मात्रा क्या हो गई कम हो गई। इसलिए
यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि आधार वर्ष का सूचकांक 100 ही मान लिया जाता है। यदि दोनों देशों के कीमत सूचकांक में एक समान परिवर्तन होते हैं, यानी यहाँ पर भी 200 है और यहाँ पर भी 200 है, तो विनिमय दर भी आपकी 1 रुपया बराबर 20 सेंट होगी, जो कि मैं भी इधर करके कोने में बता देती हूँ। जैसे 1 रुपया बराबर 20 सेंट अपॉन यहाँ पर 100, यहाँ पर भारत का 200 इंटू अमेरिका का भी 200 और भारत का भी 100। तो अब देखिए आप, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना रहा 1। तो 20 को जब आप 1 से करोगे तो आपका 20 सेंट ही आएगा। कहने का मतलब जब दोनों देशों में परिवर्तन की दर समान होगी तो विनिमय दर भी समान ही होती है। इस प्रकार यदि भारत में सूचकांक बढ़कर दुगना हो जाए तथा अमेरिका में कीमतों का सूचकांक बढ़कर भी दुगना हो जाए तो रुपए और डॉलर की विनिमय दर पुरानी दर के समान 1 रुपया बराबर 20 सेंट ही रहेगी, जो कि मैंने आपको उधर साइड में एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया। इसी प्रकार आगे चलते हुए कि अगर परिवर्तन समान होता है तो विनिमय दर भी समान होगी। परिवर्तन अगर दूसरे देश की अपेक्षा डबल होता है तो विनिमय दर गिरकर आधी रह जाएगी। यह आपके एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट होता है।